नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी डेली करंट अफेयर एनालिसिस लाइव लेक्चर में, जहाँ पे जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए हम डेली बेस पे द हिंदू का हिंदी में एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है उसके मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करता हूँ। जो भी टॉपिक महत्वपूर्ण है वहाँ पे जो भी की पॉइंट होते हैं वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। मैं वो हाईलाइट भी करता हूँ ताकि आपको पता चले जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो किन किन टॉपिक पे कर रहे हैं। पॉलिटिकल टॉपिक नहीं देखते, रिपीटेड टॉपिक हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते, और जितना जरूर है उतना ही टाइम डेली करंट अफेयर एनालिसिस को देते हैं ताकि अच्छे से जितने भी महत्वपूर्ण न्यूज है उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो जो भी बच्चे नए हैं उनके लिए आप अपनी अटेंडेंस जरूर दीजिएगा, आप कहाँ से है और किस एरिया से है। थैंक यू सर प्रेजेंट सर करके कमेंट कीजिएगा। और यदि आप द हिंदू पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्रीलिम्स और मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो आप हमारी एकेडमी की वेबसाइट IASLifestyle.com की भी मुलाकात ले सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के पहले एडिटोरियल में, जहाँ पे बात हो रही है डिजिटल पेमेंट के ऊपर। ठीक है, नेशनल जो पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसके बारे में ये टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है जीएस पेपर 3 के अंदर, जहाँ पे इसके रिलेटेड बाकी जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी वो आपको प्रिपेयर करनी है। इस चीज को समझने के लिए मैं सिंपली आपसे बात करता हूँ। डिजिटल पेमेंट है, डिजिटल पेमेंट से पहले आपको जो नॉर्मल पेमेंट है उसमें, और खास करके बैंक अकाउंट में, तो आपको पता होगा दो टाइप के बैंक अकाउंट होते हैं। वो एक होता है करंट और एक होता है सेविंग। ठीक है, ज्यादातर पब्लिक अकाउंट जो होते हैं वो सेविंग होते हैं। ठीक है, और बाकी रहते हैं करंट जो कि कॉरपोरेशन या कंपनी बेस्ड रहते हैं, जिसमें ट्रांजैक्शन होते रहते हैं। उसमें पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए सुविधा दी जाती है। उसमें से तीन नाम आपने सुने होंगे। एक होगा आईएमपीएस, ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। दूसरा होगा एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और तीसरा होगा आरटीजीएस, ठीक है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम। तो इन सारे जो ट्रांजेक्शन होते हैं, यानी आपका अकाउंट जिस भी बैंक में है, सेविंग है या करंट है, यदि वो नेट बैंकिंग की सुविधा आपको उपलब्ध करवाते हैं ऐप के थ्रू या वेब पोर्टल के थ्रू, तो वो करने के लिए आपको कितना पैसा ट्रांसफर करना है उसके बेस पे ये तीनों सिस्टम काम करती है, पैसे पे और टाइम पे। सबसे पहले समझिए, बात आती है आईएमपीएस की, इमीडिएट पेमेंट ट्रांसफर, यानी छोटा पेमेंट। ठीक है, यानी 10-20 हजार रुपए है जो आपको इंस्टेंट किसी को ट्रांसफर करने हैं, उस कंडीशन में आप इनको इंस्टेंट पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे इमीडिएटली आप जो भी पेमेंट ट्रांसफर करेंगे वो उनके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। फिर बात आएगी, वो आएगी एनईएफटी पे। एनईएफटी यानी 2 लाख से कम और आईएमपीएस के अमाउंट से ज्यादा इंटरमीडिएट वाला पेमेंट जो आप ट्रांसफर करेंगे अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, सेविंग या करंट किसी में भी, यानी 30 मिनट, आधे घंटे में वो पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद आएगा रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। ठीक है, आरटीजीएस सिस्टम। यहाँ पे क्या रहेगा, जैसे ज्यादा पेमेंट 2 लाख से ज्यादा और कितना भी, वो पेमेंट जब एक कॉर्पोरेट कंपनी दूसरे कॉर्पोरेट कंपनी को, या कोई भी सिस्टम एक हाउस दूसरे हाउस को जो चेंज करता है, या तो मान लीजिए एक बैंक दूसरे बैंक को भेजते वो बड़ी अमाउंट, वो जब हम ट्रांसफर करेंगे वो आएगा रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम में। यानी तीनों में डिफरेंस है पैसे का, टाइम का। ठीक है, आईएमपीएस इमीडिएट रहता है, जो एनईएफटी रहता है उसमें आधा घंटा लगता है, और इसमें टाइम डिपेंड है, 4 से 5 घंटा या उससे भी ज्यादा, यदि कोई दिक्कत नहीं आती तो। ये हो गया कि जो आपको बैंक अकाउंट से कार्य करते हैं वहां पे जो भी आपको सुविधा दी जाती है वो। उसके अलावा अभी दो ऑप्शन और होते हैं, उसमें से एक है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यानी मान लो कि ये तीनों पेमेंट करने के लिए आईएमपीएस, मैं एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ, यानी आपको कुछ पता नहीं उस हिसाब से समझा रहा हूँ, यदि आपका बैंक अकाउंट भी नहीं है तब भी आपको समझने में आसानी हो उस प्रकार से, जो कि आपको जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी में पढ़ना है। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके लिए आरटीजीएस, आईएमपीएस, एनईएफटी के लिए हो सकता है आपको बैंक डिटेल, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, नाम, ठीक है, दूसरी चीजें की जरूरत हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो यूपीआई रहेगा वो रहेगा यूपीआई, जैसे किसी को आप यूपीआई के बारे में बताओ, ठीक है, तो क्या रहेगा, एक ईमेल आईडी जैसे एक यूपीआई रहेगा बैंक का, आपका जो बैंक अकाउंट होगा उसके अंदर। तो वो जैसे ही आप डालोगे और उसमें आप पैसा ट्रांसफर करोगे तो तुरंत अपने खाते में आ जाएंगे। और उसके सिवा आएगा मोबाइल पेमेंट, जैसे गूगल पे आपने सुना होगा, फोन पे आपने सुना होगा, ठीक है, पेटीएम पे, अमेजोन पे। ठीक है, ये सब क्या होता है, ये होता है जो कि
मोबाइल पे, यानी आपका जो मोबाइल नंबर है उसी नंबर से सारी चीजें लिंक होगी और उसी से आप पेमेंट कर सकते हैं। अभी व्हाट्सएप पे भी आ गया है, जो आप चाहते हो उसमें यदि आप रजिस्टर हो तो आप पेमेंट कर सकते हो। फिर एक सिस्टम रहता है जो इन्वेस्टमेंट बेस्ड रहता है, जिसमें रहता है T+1 सेटलमेंट सिस्टम। मान लो आप किसी ने आपने म्यूचुअल फंड या दूसरे किसी शेयर बाजार या कहीं पे और जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है, जो आपके वॉलेट के अंदर पैसा है, ठीक है, उसको रेगुलेट कौन करता है? वो मार्केट को, ओपन मार्केट को बोलते हैं। उसको सेबी रेगुलेट करती है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। वो क्या, उसमें क्या होता है, आप विड्रॉल करोगे, जैसे ये सब चीजों में मैंने आपको बताया कि भाई ये तो इमीडिएट हो जाएगा, ये भी यूपीआई भी और गूगल पे भी इमीडिएट रहते हैं, लेकिन जो आरटीजीएस है, एनईएफटी है, वो रहते हैं, उसमें टाइम लगता है, ठीक है, पेमेंट ट्रांसफर होने में टाइम लगता है। तो उसी प्रकार से सेम सेम मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो है ये अपना T+1 सेटलमेंट सिस्टम। यानी आज आप जब अप्लाई करोगे, आपका यदि टाइम से सबमिट हो जाता है तो एक दिन लगता है, यानी अगले दिन आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसा आएगा। अभी आपको क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, जैसे ये सब शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, उसके फुल फॉर्म, उसमें अमाउंट, टाइम, वो सब पे आ सकता है, वो आपको पता होना चाहिए। इसको रेगुलेट कौन करता है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, उस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी ये टॉपिक जो दिया गया है उसका पर्पज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले समझिए, एक चीज आपको पता होगी, इंडिया है वो डिजिटल पेमेंट सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है। इंडिया चाहता है कि भाई कैशलेस इकोनॉमी हो और सारे पेमेंट डिजिटली हो। ये करने के लिए एक बाधा है। अभी बाधा क्या है, उसका मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर मैं आपको उसमें डीप में ले जाऊंगा। बाधा है, समझिए क्या बाधा है। एक सिस्टम होगा, आप सभी के पास यदि बैंक अकाउंट है या आपके पेरेंट्स के पास, जिसके कार्ड आपके पास रहेगा, आप कहीं पे पेट्रोल डलवाने गए होगे या कहीं पे शॉपिंग करने गए होगे, तो उस समय पे आप जब भी कोई चीज खरीदते हैं तो क्या होता है, उस चीज को खरीदने के लिए आपसे पेमेंट करने के लिए बोला जाता है। तो पेमेंट करने में भी एक चीज आपने की होगी, आप जैसे ही कार्ड निकालते हो, ठीक है, तो जो सामने वाला इंसान है, वो इंसान क्या करता है, वो इंसान आपके सामने एक छोटा सा मशीन धर देता है, ठीक है, कि भाई लाओ इस मशीन को हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। इस मशीन को स्वैप करते ही आप पिन डालिएगा, आपका पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगा। जैसा ये नॉर्मली आपने काफी सारे जो शॉप रहते हैं वहां पे देखा होगा। और दूसरी मैं आपसे डिटेल में बात करूँ तो पेट्रोल पंप पे आपने किया होगा या देखा होगा, ठीक है, मम्मी पापा को, या आपने खुद ने भी किया होगा, ठीक है, पापा या मम्मी आपको कार दे के बोल देते पेट्रोल डलवा के आ जाओ। तो उस कंडीशन के अंदर आपने जब स्वैप किया होगा कहीं मशीन पे या पेट्रोल पंप पे या किसी शॉप पे, उस प्रकार से। दूसरा रहता है डिजिटल पेमेंट में, मान लो आपने ऑनलाइन शॉपिंग की या आपने ऑनलाइन कोई कोर्स परचेस किया या कुछ भी, तो उस कंडीशन में वहां पे पेमेंट पे करने के लिए काफी सारे ऑप्शन होते हैं। नेट बैंकिंग होता है, कार्ड से पेमेंट होता है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होता है। तो वो जैसे ही आप वो ऑप्शन सिलेक्ट करते हो और नेक्स्ट करते हो, तो वहां पे क्या होता है, वो आपको एक इंटरफेस में लेके जाता है जहाँ पे आप सारी डिटेल डाल के पेमेंट करने वाले हो, ठीक है। अब क्या होता है, वहां पे जो भी कोई पेमेंट गेटवे खुलता है और आप जिस भी मशीन में स्वैप करते हो, उस मशीन का स्वैप करने का चार्जेस रहता है, ठीक है, वो फ्री नहीं रहता है। जैसे वो 2% से लेके 3% के बीच में कुछ भी रहता है। तो ये क्या होता है, इसमें दो कंडीशन होती है, या तो ये चीज को आप कस्टमर पे अप्लाई करो, यानी जो भी कोई डिजिटल पेमेंट करना चाहता है, मान लो कि एज अ कस्टमर आप उससे सर्विस लेना चाहते हो, तो यदि ये जो चार्जेस है, जो पेमेंट का, जो कार्ड से आप पेमेंट करते हो उसका जो चार्जेस है, यदि वो कोई कंपनी या कोई, मान लो कि भाई कोई शॉपिंग वाला या कोई दुकानदार वो नहीं लेना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो आपसे कहेगा कि भाई आपको प्लस जो चार्जेस देने होंगे, उसमें वो क्या करेगा, मान लो आपने 100 रुपए की चीज खरीदी हो, ठीक है, तो आपको पेमेंट 103 करना पड़ेगा, ठीक है, यदि 3% से हिसाब से गिने तो 2% के हिसाब से गिने तो 2 रुपया प्लस आपको पेमेंट करना होगा, यदि आपको कोई आपत्ति नहीं है तो। और दूसरी कंडीशन में क्या रहता है कि वो 2 रुपये वो जो व्यक्ति है जो शॉप चला रहा है उसको भरना पड़ेगा, यदि कस्टमर नहीं भरता है तो ये जो चार्जेस लगते हैं उस चार्जेस को कहते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट, एमडीआर शॉर्ट फॉर्म में। ध्यान से समझिए, मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं, ठीक है। ये रेट के अंदर डिस्काउंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि डिस्काउंट दिया जाएगा, उल्टा इस पे 2 या 3% बढ़ाया जाएगा चार्जेस। जो कि ये मर्चेंट जो होते हैं, जो बिचौली आप कह सकते हैं, कि आपका जो कार्ड है और इनका जो बैंक है उसको लिंक करने में जो ये मिडल है, ठीक है, मिडल में जो ये सर्विस देते हैं, उसका 2% से 3% चार्ज रहता है, ठीक है। इसमें भी बहुत सारी कंपनी है, आपने नाम सुना ही होगा। तो वो जो चार्जेस है, मर्चेंट डिस्काउंट चार्जेस, अभी होता क्या है, ये जैसे 2 से 3% चार्ज करते हैं, ठीक है,
मान लो कि भाई अगर कंपनी है वो खुद इसको अपने पे ले लेती है कि भाई जितना भी ट्रांजेक्शन होगा इसका हम 3% क्या करेंगे, हम कैरी करेंगे, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ये कस्टमर पे थोप दिया जाता है तो कस्टमर ही देने से बचता है, ठीक है, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि मैं ऊपर से 3 रुपए दूं, हालांकि वो सर्विस लेना चाहता है लेकिन 3 रुपए पे करना चाहता नहीं। तो कोई बड़ी कंपनी हो जो काफी सारा कलेक्शन करती हो कार्ड से, तो वो देखेगी कि भाई चलो ये 3% है यानी अमाउंट के, यहाँ पे मैंने 100 रुपए की बात की तो ये सिर्फ 3 रुपए, ठीक है। 1000 रुपए की बात करूंगा तो ये 30 रुपए की, फिर मैं 10,000 की बात करूंगा तो ये 300 रुपए है। तो उसी प्रकार से यदि मैं लाख की बात करूंगा तो ये 3,000 है। आप समझ सकते हैं ना। 10 लाख की बात करूंगा तो ये 30,000 है। तो आप समझिए ये प्रतिशत तो तीन ही है, लेकिन जितनी अमाउंट बढ़ेगी उतना उसका क्या बढ़ेगा, उसका वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। जब कोई व्यक्ति इसका टोटल करेगा तो हो सकता है इसको ज्यादा पैसे इसमें देने हो, तो कंपनी क्या करेगी, कस्टमर पे भी थोपना नहीं है क्योंकि एडिशनली है उसको। अगर मान लीजिए ये मोबाइल है, ठीक है, उसकी कीमत 10,000 रुपये ही है, यदि वो कैश देता है तो, और जो दुकान मालिक है उसको ले लेता है तो ठीक है। लेकिन हालांकि उसको डिजिटल पेमेंट करना है तो इसका जो चार्जेस होगा, मैंने आपसे 2 से 3% बताया, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस हो जाएगा तो या तो वो दुकानदार को इसको 10,000 के अंदर इसको भोगना पड़ेगा, या तो कस्टमर से मांग सकता है। कस्टमर से मांगेगा तो बिगड़ेगा, तो बिजनेस नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है ऐसा कभी कभी होता है कि भाई 10,000 के डील में यदि 100-500 की चीजों में देख जाए तो पूरी डील ही ना हो, ठीक है। और हो सके यदि वो कटो कट प्राइस में बेच रहा है दुकानदार तो वो उसको इतने डील दे भी ना पाए। तो दोनों कस्टमर और कंपनी दोनों क्या करती है कि भाई हमको ये 3% भोगना नहीं है, ठीक है, एडिशनली है। इससे अच्छा है मैं उसको कह दूं भाई तुम अपने एटीएम से निकाल के आ जाओ, ठीक है, और मुझे पैसा दे दो, ताकि अपने कोई 3% वाला कोई मगजमारी रहे नहीं। तो फोकस इस पे किया जा रहा है कि भाई क्या करो, ये जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है ना वो आप जीरो कर दो, ठीक है, कोई भी चार्ज ना हो, इसका कोई भी चार्ज ना हो। हालांकि इन सारी चीजों में आप देखेंगे ये जो ये सब है आरटीजीएस, उसमें भी चार्जेस लगता है, ठीक है, लेकिन ऐसा इतना सारा नहीं लगता, मिनिमल लगता है। लेकिन ये जो इंटरफेस वाले जितने रहते हैं, जैसे आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे ऑनलाइन पेमेंट के अंदर और बाकी मैंने जैसे आपको बताया वहां पे, तो वो लोग अपना चार्ज कैरी करते हैं। इस चार्ज को कम करना चाहिए। इस चार्ज को यदि कम कर दिया जाए, ठीक है, तो हो सकता है जो डिजिटल पेमेंट है वो बढ़ जाए, हर लोग जो डिजिटल करना शुरू कर दे, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है कि यदि आप कैशलेस इकोनॉमी करना चाहते हो, आप डिजिटल पेमेंट को बढ़ाना चाहते हो, तो ये जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट होते हैं, ठीक है, जो सर्विस ये लोग देते हैं उसके लिए वसूलते हैं, वो कम कर देना चाहिए, इतना कम कि लोग इसको जनरली इस्तेमाल करने लगे और कोई इसके लिए कोई सोचे ना कि भाई हमको ये करना है कि नहीं करना है, उस प्रकार से। ठीक है, क्लियर है। ये भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, तो और ज्यादा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे बात करते हैं हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा जो कार्य किया गया है उसके बारे में। हालांकि यहाँ पे काफी सारे अलग अलग पॉइंट है, ठीक है, जो हमने सेपरेटली डिस्कस किए हुए हैं। डेली करंट अफेयर एनालिसिस में आईआर का टॉपिक है, जीएस पेपर 2 के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इसमें काफी सारे जो अलग अलग प्रॉब्लम चल रही उन सभी को एक साथ देखा जा रहा है, ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण है। हालांकि इन सभी पे मैंने ऑलरेडी आपको हर एक टॉपिक पे 2 से 3 बार डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, लेकिन जो बच्चे नहीं है वो भी समझ सके इसलिए हम ये सारा जो डिटेल है वो डिटेल में एक्सप्लेन कर ले। बात होती है वेस्ट एशिया की, वेस्ट एशिया यानी आप गल्फ कंट्री बोल सकते हैं, ठीक है, ईरान, इराक, फिर ये सऊदी अरेबिया, इसराइल, ठीक है, जॉर्डन, वो सभी एरिया। तो उस जो एरिया है जो आप ईस्ट एशिया भी कह सकते हैं, मिडिल ईस्ट एशिया कहते हैं, मिडिल ईस्ट कहते हैं आप उसको, वेस्ट एशिया कैसे, उस एरिया में, ठीक है। एक जो पूरा मैं आपको बात करूँ तो आप गल्फ कंट्री, जो गल्फ कंट्री है सारी, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, ठीक है, वो सारा एरिया, उस एरिया के बारे में बात हो रही है। तो मैं आपको क्या करता हूँ, मैं आपको बीच में से शुरू करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे जहाँ पे पहुंचे वहां पे पहुंचता हूँ। ध्यान से समझिएगा, ठीक है, एक स्टोरी है, स्टोरी की तरह ही सुना होगा तो आपको पता चल जाएगा स्टोरी में विलन कौन है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं मिस्टर बराक ओबामा जी की, ठीक है। जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तब उन्होंने जो ईस्ट एशिया है, ठीक है, वहां पे जो प्रॉब्लम चल रही थे उसको ऑब्जर्व किया, और वहां पे उन्होंने क्या किया कि ईरान का जो प्रॉब्लम था, ठीक है, ईरान का भी जो भी कोई डिस्प्यूट चल रहा था उसको अच्छे से फोकस करके वहां पे शांति लाने के लिए उन्होंने क्या किया, कार्य शुरू किया, वहां पे उनके द्वारा शांति बनी रहे, ठीक है।
कोल्ड पीस बनी रहे, कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए उनके द्वारा क्या किया गया, कार्य किया गया, जिसका पॉजिटिव रिजल्ट आया। अभी ईरान और अमेरिका का रिलेशन अच्छा बना, ईरान ने कोऑपरेशन करना शुरू किया और अच्छे से जा रहा था। इस बीच में आते हमारे हमारे ओबामा जी जाते हैं और हमारे डोनाल्ड ट्रम्प जी, हमारे यानी आप जिस तरह से भी देख सकते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प आते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प जी क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं कि भाई जो भी ओबामा जी ने कार्य किए हैं उसको अभी के अभी रोक दो। ठीक है, ऐसा होता है राजाशाही में कि भाई पुराने राजा ने जितने भी कर माफ किए होते वो नया राजा आता ही वही सारे जो कर है और थोड़े बहुत एडिशनल टैक्सेस जनता पे थोप देते हैं। ठीक है, इससे नए राजा के आते ही बुरा बर्ताव शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से चलो उनके द्वारा जो ये कार्य किया गया उन तो बंद तो किया गया, उल्टा क्या किया गया कि अमेरिका के द्वारा ईरान पे क्या किया गया, प्रेशर डाला गया उनको कार्य को लेके। और वहां पे जो उनके जनरल थे, ठीक है, जो फेमस जनरल थे सुलेमानी, आपने सुना ही होगा, ये मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, ये आपको पता भी होगा, न्यूज में काफी चला था जब सुलेमानी जी की हत्या जो अमेरिकन सोल्जर के द्वारा की गई थी तब। तो इससे क्या सोचना था अमेरिका का कि भाई अमेरिका है वो ईरान को अपने दबदबे में ले लेगा। उल्टा हुआ, ईरान ने क्या किया, ईरान ने इसको प्रोटेस्ट किया, इसके सामने फाइट करना शुरू किया। एक सीन आप याद रखिएगा और एक सीन समझिए। ईरान है, वहां पे सबसे ज्यादा सिया कम्युनिटी के लोग रहते हैं। ठीक है, वो आपको पता ही होगा। सिया कम्युनिटी का जो नेतृत्व पूरे विश्व में अच्छे से करता है वो कंट्री है ईरान। ठीक है, वो आपको पता ही होगा। सिया सुन्नी की अपनी क्या लड़ाई है, ठीक है, वो आपको पता ही होगा। जो जब भी सऊदी अरेबिया का नाम आता है तो वो वहां पे सुन्नी कम्युनिटी है, ईरान का नाम आता है वहां पे सिया कम्युनिटी है, तो इनके बीच में भी प्रॉब्लम चलता रहता है। और इस प्रॉब्लम में बीच में ऐसा भी देखा गया था कि ईरान के द्वारा जो वहां पे अरेबिया है, सऊदी अरेबिया, ठीक है, उनके ऊपर भी हमला किया गया था, ये बदला लेने के लिए कि भाई आपकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं, उस प्रकार से। तो या इससे क्या हुआ, एक तो ईरान का जो शांति था वो भंग हो गया, दूसरा ईरान और अमेरिका के जो अच्छे रिलेशनशिप थे वो बिगड़ गए। उल्टा ईरान जाके जो अमेरिका के अगेंस्ट काम करता है, चाइना के साथ स्ट्रेटेजिकल लोकेशन में भागीदार हो गया और वो चाइना के साथ डील करने लगा। ठीक है, इससे प्रॉब्लम हुआ। दूसरा समझिए, ये किया किसके द्वारा गया, डोनाल्ड ट्रम्प जी के द्वारा किया गया। सेम इसी प्रकार का जो टेंशन है वैसे उसके भी बारे में बताया गया है। वो बताया गया है अफगानिस्तान और नॉर्थ कोरिया के बारे में। तो उनका और अमेरिका के जो प्रॉब्लम चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, वो भी आपको पता होगा। नॉर्थ कोरिया में मैं किम जोंग उन की बात करूं तो कभी ना कभी वो कोई ना कोई मिसाइल टेस्ट करते ही रहते हैं। ठीक है, और अपने को न्यूज भी सुनने में आती है कि कल है वो अमेरिका पे मिसाइल छोड़ भी देंगे। ठीक है, ऐसी न्यूजें चलती रहती है, हालांकि वो छोड़ते नहीं है। तो वहां पे भी ऐसा टेंशन बना रहा था। सेम हमने डिस्कस किया था अफगानिस्तान में, जहाँ पे अमेरिकन सोल्जर एग्जिट हो रहे हैं और वहां पे तालिबान का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। ठीक है, तालिबानों का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, उनका डोमिनेंस ज्यादा है और वो बढ़ाते ही जा रहे हैं। ठीक है, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। तो उन्होंने क्या किया कि भाई जैसे ही अफगानिस्तान से अमेरिकन सोल्जर जाएंगे और वहां पे जो भी जगह होगी उस जगह को हम फिलअप कर लेंगे। और ये जो यूएस तालिबान की जो डील थी जो हमने दोहा में देखा था, ठीक है, वहां पे भी देखा गया था कि वो शांति से नहीं हो रही है। तालिबान है वो अपनी डिमांड कुछ ज्यादा ही मांग रहे हैं जिससे प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और इंडिया का भी इसमें क्या प्रॉब्लम है, इंडिया को भी क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो ये टेंशन था जो कि बढ़ा गया। अभी अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प जी का इलेक्शन आ रहा है तो वो दिखाना क्या चाहते हैं कि भाई हमारे द्वारा जो काम किया गया था उससे क्या हुआ है कि जो वेस्ट एशिया है, ठीक है, उसमें हमने शांति स्थापने के लिए काम किया हुआ है। हालांकि ऐसी चीज देखने को मिलती नहीं है। वो जो हाईलाइट करते वो ये हाईलाइट करते अब्राहम एकॉर्ड। अभी अब्राहम एकॉर्ड क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। इसमें जो दो कंट्री है, ठीक है, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीराट्स और बहरीन है, उसके बारे में मैं आपको बता। तो ये सब जो कंट्रियां मैंने आपको जैसे ही बताया गल्फ कंट्रियां हैं, गल्फ कंट्री का क्या रहता है, उसको जब कभी भी पैसा की जरूरत होती है तो वो क्या करते हैं, अपने एरिया में एक नया कुआं खोदते हैं, वहां से क्रूड ऑयल निकालते हैं, उस क्रूड ऑयल को बैरल में भरते हैं, वो बैरल बेचते हैं और अपना पैसा कमाते हैं और अपना जो भी कोई चीज चाहिए वो हासिल कर लेते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है उनके लिए। वहां की जीडीपी की भी मैं बात करूँ तो 80 से 90% जीडीपी उनकी ये क्रूड ऑयल पे ही डिपेंडेंट है। तो उनको भी पता है कि भाई जब तक ग्लोबली इसकी डिमांड है क्रूड ऑयल की तब तक हमारी वाहवाही है, तब तक हमारे पास दाम आ रहा है। पर जैसे ही अभी इंडिया की बात करूँ तो सोलर एनर्जी पे जा रही है, ठीक है, ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है, तो हो सकता है फ्यूचर में जो क्रूड ऑयल की डिमांड हो वो कम हो जाए और सभी कंट्रियां इसके लिए काम कर रही है। ठीक है, तो उनका क्या सोचना है कि भाई देखो अभी तो ठीक है, चलो डिमांड है तो हम बेचते हैं, अपनी जीडीपी चलती, कल उठ के डिमांड नहीं रही, ठीक है, तो प्राइस भी नहीं आएगी और बिकना भी बंद हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे। तो वो चाहते हैं कि हम जो वेस्ट कंट्री है, ठीक है,
उनके साथ टाई अप करें, उनके साथ डील करें, हमारी जो इकोनॉमी है उसको डाइवर्सिफाइड करें। क्योंकि ऐसा काफी बार कई सारी कंट्रियों में देखा गया है कि उनकी जीडीपी यदि एक पे ही डिपेंडेड है, मान लो कि भाई किसी की जीडीपी जैसे हमने बता ले कि पूरी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेड है और वहां पे सूखा हो जाए या बाढ़ हो जाए, वहां पे कोई भी फसल ना उगे, ठीक है, तो उसकी इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। उसी प्रकार से यदि डाइवर्सिफाइड आपकी जीडीपी नहीं है तो क्रैश होने के चांसेस ज्यादा है। तो उसका फ्यूचर में प्रॉब्लम देखते हुए उन्होंने क्या किया कि अपनी इकोनॉमी को हम डाइवर्सिफाइड करने के लिए यदि हमको वेस्ट कंट्री के साथ कोई जोड़ सकता है तो वो है इजराइल, ठीक है। यदि हम इजराइल के साथ जुड़ जाते हैं तो वेस्ट कंट्री के साथ हमको डाइवर्सिफाइड जो बिजनेस करना है वो हो सकता है। तो इसके वजह से जो यूनाइटेड अरब अमीरात है और बहरीन है, उन्होंने इजराइल के साथ मित्रता कर ली, ठीक है। वो हमने अब्राहम एकॉर्ड देखा था, वो अमेरिका के प्रेजेंस में हुआ था, ठीक है। तो ये इसकी पॉजिटिव साइड दिखाते हैं डोनाल्ड ट्रम्प जी कि देखो हमने वहां पे जो शांति स्थापने के लिए जो कार्य किए, ये उसी का परिणाम है कि ये जो कंट्री पहले पास में नहीं आ रही थी वो आ रही थी। एक तो मैंने बात कर ली यार, जो ये जीसीसी कंट्री है, ठीक है, यूएई है और बहरीन है, इनका तो हो गया। अभी इसराइल को क्या फायदा है, इसराइल को एज अ कंट्री ये रिकग्निशन देते हैं, बदले में क्या देना है, इसराइल जो वेस्ट बैंक वाला एरिया जो एनेक्स करते हैं वो नहीं करना है। अब इन पूरी चीजों में सबसे पहले समझिए वेस्ट बैंक वाला एरिया क्या है। तो एक समय था जब इसराइल नहीं था तो वो उसका नाम, उस कंट्री का नाम पैलेस्टीन था, ठीक है। वहां पे पैलेस्टीन रहते थे और वहां पे यहूदी शरणार्थी थे, ठीक है। आज सेम उसी प्रकार से यहूदी है, वो पूरे विश्व में अपने नेतृत्व के लिए इसराइल को मानते हैं, ठीक है। तो अभी वहां पे जो पैलेस्टीन है वो शरणार्थी है, वो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप है वहीं पे सीमित है, ठीक है। तो पहले क्या होता था, जो पैलेस्टीन लोग है वो अपनी प्रॉब्लम है वो इन सब कंट्री को सुनाते थे और इसके ऊपर कार्य किया जाता था। लेकिन अभी जब ये सब मित्र हो गए तो पैलेस्टीन लोगों के मुद्दा कौन सुनेगा, ठीक है। इस प्रकार की बातें चलती रहती हैं और वहां पे प्रॉब्लम भी चलते रहते हैं। और मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ, वो चीज है जियो पोलिटिकल कॉन्सेंसस। तो ये क्या है वो समझिए, ये चेंज होते रहते हैं टाइम टाइम के अनुसार। जैसे कि मैंने आपको बताया जब बराक ओबामा थे, ठीक है, तो उन्होंने मिडिल ईस्ट जो कंट्री है, ठीक है, वेस्ट एशिया है, वहां पे जो काम किए तो शांति हो गई। डोनाल्ड ट्रम्प जी ने काम किया तो क्रांति हो गई, ठीक है। पहले ये सब जो इसराइल है, ठीक है, और जीसीसी कंट्री है, वो मित्र नहीं थे, फिर अपना बेनिफिट दिखने लगा तो मित्र हो गए। ऐसा नहीं है मित्रता रहेगी, अगर किसी कारणवश टूट भी जाती है, ठीक है, तो फिर से ये वॉर वाली कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। तो ये चेंज होता रहता है। लेकिन यहाँ पे काफी सारी जो एरिया है, वेस्ट बैंक वाला मैं जो आपको एरिया कहता हूँ, वो एरिया है पेलेस्टीन लोगों का एरिया, ठीक है, जो इसराइल में है। और इसराइल के द्वारा इस एरिया को क्या किया जाता है, एनॉक्स किया जाता है, तो उसको भी रोकने के लिए बोला गया है, ठीक है। जो अब्राहम एकॉर्ड हुआ था तब हमने इसकी डिटेल में डिस्कस की थी। तो काफी सारे यहाँ पे जियोग्राफिकल लोकेशन की बात हुई है और काफी सारे ऐसे पॉइंट है जो मैंने आपसे डिस्कस किए, ठीक है, शॉर्ट में किए हैं। हालांकि हमने इसकी डिटेल में डिस्कशन की हुई है, ठीक है। तो उसको अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, तो आप समझ सकते हैं। अभी मैं आपको जो और एक डिटेल देना चाहता हूँ, वो डिटेल है जो हमारे आईसीएमआर है उनके द्वारा जो कोविड-19 के लिए नए टेस्ट के लिए एक मेथड डेवलप किया गया है, एक मशीन डेवलप किया गया है, उसके बारे में। तो क्या नाम है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। इसका नाम है कोविरैप, ठीक है। ये मशीन बनाई गई है आईआईटी खड़गपुर के द्वारा, ठीक है, और उसकी कॉस्ट है 5000 रुपीज। ये मशीन की जो बनाई गई है, जिसमें कोरोना वायरस के जो सैंपल लिए जाएंगे उसके टेस्ट किया जाएगा। तो देख सकते हैं ये जो मैडम दिखा रही है ये मशीन, ये आप छोटू सा नुन्नू सा जो देख रहे हैं, यही मशीन की यहाँ पे बात हो रही है। क्या बात हो रही है वो मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस किया था जो आरटीपीसीआर टेस्ट है उसके बारे में, फिर मैंने रैपिड टेस्ट, गोल्डन टेस्ट, ठीक है, और फेलुदा टेस्ट, सभी के जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस की थी। कौन कॉस्टली है, किस पे कितना खर्चा आएगा, और खर्चा के साथ साथ कितना एक्यूरेसी है, कितने टाइम में हो सकता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस की हुई। यदि आपने इससे प्रीवियस करंट अफेयर के लेक्चर नहीं देखे, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अभी यहाँ पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आईसीएमआर के द्वारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की इंफॉर्मेशन के बारे में। तो ये टेस्ट बनाई गई है, 5000 का कॉस्टिंग आता है, इसको आप कैरी कर सकते हैं, दूर दूर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहा क्या जा रहा है, इकोनॉमिक है, ठीक है। आरटीपीसीआर यदि नहीं हो सकता क्योंकि आपको पता है आरटीपीसीआर लॉन्ग प्रोसेस है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। ये जो वायरस होते हैं वो आरएनए बेस होते हैं, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसको एम्पलीफाई किया जाता है, एम्पलीफाई करके जो पॉलीमर चेन रिएक्शन है उससे उसको लंबा किया जाता है, फिर उसका टेस्ट किया जाता है,
ठीक है। तो इसमें एक्सपर्ट की आवश्यकता रहती है, इसमें यदि कोई दिक्कत रह जाए, कोई त्रुटि रह जाए तो रिजल्ट मिलता नहीं है। एक्यूरेसी भी सवाल है, कॉस्टली ज़्यादा है, जो कॉमन पीपल है इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस किया था। तो ये उसका उपाय के स्वरूप में देखा जा रहा है कि भाई ये जो है, ठीक है, ये बेस है मार्कर सिस्टम के ऊपर, इसके अंदर क्या हो गया, मार्कर प्रेजेंट हो गए, ठीक है। जो भी कोई वायरस लोडेड सैंपल लिया जाएगा उसको इसके अंदर डाला जाएगा, तो इसमें उसके जो भी इंडिकेटर होंगे, ठीक है, वो इंडिकेट करेंगे कि इसमें कोरोना वायरस के जो डीएनए या सैंपल प्रेजेंट है कि नहीं, प्रेजेंट है तो पॉजिटिव है, नहीं है तो नेगेटिव है, ठीक है। रैपिड टेस्ट हालांकि हम कर सकते हैं, सभी जगह पे जा सकते हैं और हो ही सकता है, लेकिन ऐसे भी कोई जगह है कि भाई जहाँ पे ज्यादा पेशेंट आते हैं और हमको करना हो और इंटीरियर एरिया है तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण है, जब कभी भी कोविड-19 की बात आती है तो मैं आपको डिटेल में डिस्कस करता हूँ, टेस्ट क्या है, मेथड क्या है, मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, मेडिसिन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, तो वो सब चीजें अभी आपकी किसी भी बुक में अवेलेबल रहेगी नहीं, जो कि आपको सिर्फ ये करंट अफेयर में ही मिलेगी, तो आपको वहां से ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है, ताकि उसके ऊपर यदि कोई इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है तो आपको लिखने में आसानी हो। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो कि बेस है इंफॉर्मेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, क्या बात है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, पता चल जाएगा। जैसे मैंने आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो टॉपिक आया था करंट में, तब भी मैंने आपसे डिस्कस किया था 5+3+3+4 वाली जो सिस्टम थी वहां पे। तो ये जो 5+3 वाली सिस्टम है, उसके बाद 6 स्टैंडर्ड से ही बच्चों को कोडिंग सिखाया जाएगा, ठीक है। जो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन है, ठीक है, उस सब चीजों का नॉलेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि भाई इतने अर्ली स्टेज से बच्चों को कोडिंग सिखाने का क्या मतलब है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इनको मास्टर करवाने का क्या मतलब है, बच्चों बचपन से प्राइमरी स्कूल से ही उनको ये सब नॉलेज देने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे काफी सारी जो चीजें हैं वो आप कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट बेस है, ठीक है। यानी आप, मैं आपको बोल सकता हूँ, मैं आपसे सिंपली पूछूं क्या जरूरत है, तो आप अपने से कैसे मुंह से जो अच्छा अच्छा चीज आएगा बताएंगे उस प्रकार से। तो यहाँ पे भी ऐसा बताया गया है कि भाई आने वाला जो फ्यूचर है वो फ्यूचर है डेटा साइंस का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ठीक है। अभी हम जितनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, कोई भी चीज इस्तेमाल करते हैं, उससे ज्यादा उस टाइम पे टेक्नोलॉजी की डिमांड होगी। तो उस टेक्नोलॉजी की डिमांड को बीट करने के लिए हमें बच्चों को अच्छे से क्या होगा, ट्रेन करना होगा, ताकि वो उस समय की जो भी कोई टेक्नोलॉजी है उसको ऑपरेट कर पाए, उसको अंडरस्टैंड कर पाए, सीख पाए, ठीक है। एक तो बढ़िया चीज है। दूसरी, वो अपने नीड के अनुसार जो भी कोई प्रॉब्लम है उसको ध्यान में रखते हुए अपने से भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, अपने से भी कोई कोडिंग करके एप्लीकेशन या कोई वेब पोर्टल या जो भी कोई चीज होगी, सॉफ्टवेयर, वो बना सकते हैं, ठीक है। वो भी इनके उनके फ्यूचर के लिए भी और हमारे फ्यूचर दोनों के लिए काम आ सकता है, ठीक है। काफी सारे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, लेकिन मैं आप एक चीज जो है, जो सबसे ज्यादा हाईलाइट करना चाहता हूँ, इसके जैसे एडवांटेजेस क्या है। तो इसके काफी एडवांटेजेस हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड, एजुकेशन बेस्ड, रिसर्च बेस्ड, ठीक है, सर्विस बेस्ड, सब कुछ हो सकता है। तो उसी प्रकार में मैं एक आपको सिंपल आइडिया देता हूँ कि भाई मान लो, एक एग्जांपल देता हूँ व्हाट्सएप एप्लीकेशन का ही। एक समय था, एक दौर था जब दो व्यक्ति बिछड़ जाते थे, ठीक है, तो उनको कॉलिंग करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता था, और ये उस समय की बात है जब कॉलिंग फ्री नहीं थी, ठीक है। कॉल करने के, खाली फोन होने के में भी काफी पैसा लगता था, तब बात नहीं कर पाते थे। मैसेज भी एक ऑप्शन था, लेकिन उसके लिए भी नेटवर्क चाहिए होता था, उसके लिए भी खर्चा था। उस समय सोचा गया था कि क्यों हम ऐसी कोई चीज बनाए जिससे हम इंटरनेट का इस्तेमाल करके अच्छे से कार्य कर सके। तब व्हाट्सएप का आविष्कार हुआ कि भाई हम अपने दोस्तों को, हम कहाँ पे है, फोटो भेज सके। शुरुआत तो ऐसे ही हुई थी, चैट कर सकते हैं और फोटो भेज सकते हैं, ठीक है, इजीली प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद जैसे ऑडियो कॉल शुरू हुआ, फिर वॉइस कॉल शुरू हुआ, ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन पहले का टाइम ऐसा था कि उसको फोटो भेज सकते हैं, उसको बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, ठीक है, इजीली और बिना किसी प्रॉब्लम के। तो व्हाट्सएप का आविष्कार हुआ, इससे लोगों की जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ी, ठीक है, वो हम और आप जब जानते हैं। फिर इसका कमर्शलाइजेशन हो गया कि भाई अभी हम इसको एज अ मार्केटिंग टूल इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार की जो नीड है फ्यूचर में, वो हम बीट कर पाएंगे, ठीक है, इन सभी से। लर्निंग में तो है, अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो भी ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से पूरे भारत में जहाँ पे भी बच्चा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है, उनके लिए यह फायदेमंद हो रहा है। फिर ये है हमारे कमलनाथ जी, ठीक है, जिन्होंने एक लेडी के लिए, ठीक है, जो शब्द किए कहे थे, ठीक है। तो ये हमारे राहुल जी है, ठीक है, पप्पू जी, ठीक है।
उनके द्वारा रोका गया तो उनको भी इन्होंने थोड़े बहुत जो अपने सुवाक्य थे, ठीक है, हम तो सुवाक्य ही कहेंगे, हम दूसरा क्या कह सकते हैं, अपने जो मधुर वचन है वो इनको भी सुना दिए थे, ठीक है। और आप देख सकते हैं दोनों चीजों में जो सोनिया जी है उनको मना कर रही है, भाई रुको रुको, तो कहीं पे तो रुको, ठीक है, पब्लिकली ऐसी सब चीजें मत कहो, उस प्रकार से देखा जा रहा है। तो आज का ये डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर था, जहाँ पे जितने महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपसे डिस्कस की हुई है। आप अपनी अटेंडेंस जरूर दीजिएगा, इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और दूसरे बच्चों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। और यदि आपने चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी एकेडमी की वेबसाइट ISLifestyle.com की भी मुलाकात ले सकते हैं। तो आशा रखता हूँ यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की है वो आपके लिए फायदेमंद रही होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको यदि कोई दिक्कत होती है, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको आंसर दे पाऊँ। जय हिंद, वंदे मातरम।